प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी हिंदी की बात करते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार। देखिए, हिंदी में हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे वर्णमाला की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हिंदी में भारत में 4 भाषा परिवार दिखाई देते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा परिवार है भारत के अंदर, सबसे बड़ा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार है। हिंदी में भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जबकि भारत में अगर हम बात करते हैं तो 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं जैसे संस्कृत। देखिए, सबसे पहले आई संस्कृत हमारे यहाँ। संस्कृत को अगर हम देखें तो 2 रूपों में हमें दिखाई देगी, वैदिक संस्कृत और लौकिक। तो संस्कृत 2 रूपों में, संस्कृत के 2 रूप दिखाई देते हैं हमें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, और हिंदी भी संस्कृत का ही एक अपभ्रंश रूप आता है, बिगड़ा हुआ रूप है। इसी से ये संस्कृत ही हिंदी की जननी कहलाती है। तो संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में वैदिक और लौकिक। देखिए, वैदिक का अगर हम यहाँ देखते हैं, वैदिक से मतलब है संस्कृत वेद और उपनिषदों की भाषा थी। वेद और उपनिषदों की भाषा थी। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वैदिक वो संस्कृत कहलाती है जिसके अंतर्गत क्या लिखे गए, वेद और उपनिषद। और लौकिक के अंतर्गत क्या आता है, ये आम लोगों की भाषा थी। आम लोगों की भाषा। तो सबसे पहले हमें संस्कृत, जो हमारी संस्कृत भाषा दिखाई देती है, इसका बिगड़ा हुआ रूप, धीरे धीरे बिगड़ा हुआ रूप पाली कहलाया। पाली कहलाया। संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया, पाली कहलाया। तो संस्कृत की हम बात जैसे कर रहे हैं, तो जिस भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए उसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया, और जो संस्कृत बोल चाल की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, उसे हम लौकिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। उसके बाद संस्कृत से नेक्स्ट पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। चलिए अभी पहले इन्हें देखते हैं, उसके बाद आगे का क्रम देखेंगे कि अपभ्रंश के बाद क्या आया। तो पाली की बात करते हैं, तो पाली में हमारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत में हमारे जैन ग्रंथ लिखे गए, या जैन। तो पाली बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी। इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ रूप आया, और क्या उसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए। या हम इसे कह सकते प्रथम प्राकृत भाषा। इसे हम कह सकते हैं द्वितीय प्राकृत भाषा। और अपभ्रंश हमारी कहलाएगी तृतीयक या तृतीय प्राकृत भाषा। तो देखिए, सबसे पहले हमारी संस्कृत आई, जिसे वैदिक और लौकिक में हम बांट सकते हैं। वैदिक में वेद और उपनिषदों की भाषा थी, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक जो आम लोगों की भाषा बनी, पाली जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जिसे हम प्रथम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। उसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत जैन ग्रंथ लिखे गए, जिसे द्वितीय प्राकृत भाषा कह सकते हैं। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश आया, जिसे हम तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं। अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ,
अबहट, अबहटाई, अबहटाई, और अबहट के बाद हमारी आती है नेक्स्ट हिंदी। अबहट के बाद हमारी नेक्स्ट आती है हिंदी। तो संस्कृत, पाली, इसका बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत कहलाया, प्राकृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई अबहट, और अबहट से आई हिंदी। और हिंदी की भी आज हम वर्तमान में बात करते हैं तो दो भाग हमें दिखाई देंगे, प्राचीन या पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो आइए साथियों देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो संस्कृत एक जननी है, हिंदी की जननी संस्कृत कहलाती है। तो संस्कृत वेदों की, उपनिषदों की भाषा थी जिसे वैदिक संस्कृत कहा गया। जो आम लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती थी, संस्कृत भाषा जो बोली जाती थी इसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। उसका बिगड़ा हुआ रूप पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जिसे हम प्रथम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। और उसके बाद बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत कहलाया, जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए, जिसे हम द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। इसके बाद अपभ्रंश रूप देखने को मिलता है, जिसे हम तृतीय प्राकृत भाषा। उसके बाद अबहट आता है, और अबहट के बाद हमारी हिंदी आती है। हिंदी को भी हम दो रूप में देख सकते हैं, जैसे पुरानी हिंदी में बांटा गया है और एक आधुनिक हिंदी में बांटा गया। चलिए, तो ये अभी हम समझ रहे हैं भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कभी कभी पूछा गया है कितने भाषा परिवार हैं, और भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा भारोपीय भाषा परिवार है। 4 परिवार है, चारों में सबसे बड़ा भारोपीय भाषा परिवार है। और अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। जैसे हिंदी की जननी भी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत को हम 2 रूपों में देखते हैं, वैदिक जो वेद उपनिषदों की भाषा थी, लौकिक जो आम लोग बोलते थे, उसका बिगड़ा हुआ रूप पाली कहलाई, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। उसका बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत, जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए। अपभ्रंश आई, जिसे हम तृतीय प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं। अबहट, और अबहट के बाद हमारी नेक्स्ट आती है हिंदी। हिंदी को हम 2 रूपों में देख सकते हैं, पहली पुरानी हिंदी, दूसरी आधुनिक हिंदी। आइए इससे आगे चलते, थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ते हैं। हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। राज्य नहीं, राजभाषा। राजभाषा घोषित की गई है, राज्य नहीं की गई, राजभाषा। ऐसी भाषा जिसमें किसी राज्य का कार्य होता है, राजभाषा। तो राजभाषा की बात हम अभी कर रहे हैं। राजभाषा भी होती है, मातृभाषा भी होती है, ठीक है, और राज्य भाषा भी होती है। ये सब अलग अलग टर्म्स हैं जिसे हम आगे नेक्स्ट एक टॉपिक लेंगे भाषा, उसी में पढ़ेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राजभाषा घोषित की गई थी 14 सितंबर 1949 को। और इसके बाद हिंदी में भी मानक हिंदी। तो मानक हिंदी से ही अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और मानक हिंदी ही हमारे एग्जाम में आती है। चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे आर्टिकल 343 343। तो राजभाषा घोषित तो की गई, तो किस आर्टिकल के तहत इसे राजभाषा घोषित किया गया है, या किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हिंदी आपकी राजभाषा घोषित की गई है, किसके तहत? 343 के साथ 343 में 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का, ना कि राज्य भाषा का, राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी क्या है? राजभाषा। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 343 अनुच्छेद के तहत। चलिए हम बात कर रहे हैं हिंदी की। भाषा हिंदी है, इसकी लिपि क्या है? लिपि देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है।
तो देवनागरी लिपि की अगर हम बात करते हैं तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी को हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर। तो किधर से किधर को लिखते हैं हम हिंदी को? हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी का जो विकास हुआ है हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ये किधर से किधर को लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है। तो ये थोड़ी सी अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम सबसे पहले हमने देखा कि भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भारत का भाषा परिवार कहलाता है। और हम देख रहे हैं कि संस्कृत सबसे पहले आई। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई, और अवहट के बाद हिंदी भाषा आई, जिससे हिंदी को भी हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी। चलिए आगे चलते हैं इससे। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा, ना कि राज्य भाषा, राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, व्याकरण। व्याकरण में भी हम सबसे पहले देखिए, व्याकरण के अंतर्गत 3 चीजें हम देखेंगे। एक तो वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार, वर्ण के बाद आता है शब्द विचार, और तीसरा हमारा होता है वाक्य विचार। तो हम हिंदी में हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो एक एक की बात करेंगे हम व्याकरण के अंतर्गत। हिंदी की व्याकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले वर्ण विचार करेंगे, फिर शब्द विचार करेंगे और फिर वाक्य विचार को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्याकरण में भी वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार की बात हम करते हैं, वर्णमाला या वर्ण विचार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखिए यहां 2 बातें आती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई अब 2 रूपों में हम देख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है और वर्ण भी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है और वर्ण भी होती है। अब ध्वनि कब होती है और वर्ण कब होती है? हम बात करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कब होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कब होगी। और ये चीजें समझने के लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आज के समय में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि कब है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए मौखिक रूप से, मौखिक या उच्चारण के रूप से, उच्चारण के रूप में, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक या उच्चारण के रूप में क्या होगी? ध्वनि होगी। अब दूसरी बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में, लिखित रूप में, लिखित
रूप में, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या होगी? वर्ण होगी। तो हम बात कर रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई की। मौखिक या उच्चारण के रूप में क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या होती है? वर्ण होती है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। या इसी बात को हम और थोड़ा सा आगे देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, छोटी इकाई या अंग क्या है? तो अंग क्या कहलाता है? वो वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग भी क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इससे आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। आगे हम चलते हैं, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई अब यहां ध्यान से देखिए, सार्थकता की दृष्टि से। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता हो। सार्थक से क्या मतलब है? जिसका अर्थ होता हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थकता की दृष्टि से क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थकता की दृष्टि से शब्द कहलाती है। शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थकता की दृष्टि से क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इसी प्रकार के हम देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए पिछले एग्जामों में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थकता की दृष्टि से क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। कुछ और देखते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वो भी क्या होगी? शब्द। देखिए, शब्द से मतलब है जिस शब्द का जिसका कोई अर्थ होता हो। सार्थकता मतलब अर्थ रखता हो जो, वो। या इससे आगे कह सकते हैं भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? भावार्थ। अर्थ नहीं, भावार्थ। भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। तो पिछले एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसे हमें याद रखना है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, या फिर ऐसे ना पूछ के इसे ऐसे भी कह सकता है वो
भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो भाषा का सबसे बड़ा अंग भी वाक्य होता है। तो प्यारे साथियों, हम देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द थी, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य थी, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वाक्य थी। या नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य कहलाता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये हमारी बातें हुई ध्वनि की। ध्वनि जो मौखिक होती है, जिसका उच्चारण किया जाता है, ध्वनि कहलाती है, जबकि उसे अगर हम लिख दें तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो चलिए हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो वर्णमाला में चलते हैं। वर्णमाला क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्णमाला क्या है। कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या चीज है? या वर्ण विचार की हम बात कर रहे हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब देखिए यहां एक बात और देखते हैं। जैसे बात आती है अक्षर, अक्षर की बात करते हैं हम। अक्षर की बात करते हैं जिसका क्षय न होता हो, वो क्या कहलाता है? अक्षर। अक्षर जिसका क्षय ना होता हो वो क्या कहलाएगा? अक्षर। और सभी वर्ण जो सारे के सारे वर्ण होते हैं अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते हैं। तो अक्षर जिसका क्षय ना होता हो वो क्या कहलाता है? अक्षर। सभी वर्ण अक्षर होते हैं परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हम बात करते हैं वर्ण कितने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण कितने होते हैं। कुल मानक वर्ण, कुल मानक वर्ण। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि कुल वर्णमाला के अंतर्गत कुल मानक वर्ण प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने हैं? 52। कितने होते हैं? 52। तो वर्णमाला के अनुसार वर्तमान की अगर हम मानक हिंदी की बात कर रहे हैं तो कुल मानक वर्णों की संख्या 52 है। कुल मानक वर्ण 52 बताए गए। अब कुल मानक वर्ण तो 52 है, क्या सभी का उच्चारण होता है? नहीं। क्या सभी 52 के 52 का उच्चारण होता है? नहीं। तो इसके अनुसार उच्चारण के अनुसार मूल वर्ण या मानक मूल वर्ण कितने हैं? 44। उच्चारण के अनुसार मूल वर्णों की संख्या 44। तो हम से पूछा जा सकता है कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण 52 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या बताइए। तो हमारा आंसर होगा 44। उच्चारण की दृष्टि से
वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि कुल मानक वर्णों की संख्या 52 होती है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। तो उच्चारण के अनुसार मूल वर्ण 44 जबकि कुल मानक वर्ण 52 होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण को भी हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो 11 स्वर होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो अभी हम बात कर रहे हैं 44 जो हमारे 44 वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से उच्चारित वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं। उसी के अनुसार हम देखते हैं तो 11 स्वरों का उच्चारण होता है और 33 व्यंजन का। तो कुल मिलाकर कितने बनते हैं ये 44। तो 44 वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, एक एक पार्ट को लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं स्वर क्या चीज है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर, फिर पढ़ेंगे व्यंजन, उसके बाद बाकी चीजों को पढ़ेंगे। 44 करने के बाद जो 8 हमारे बचते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या चीजें होती हैं, उनकी खासियत क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें अब स्वर। स्वर बात करते स्वर क्या है। स्वर क्या है, देखिए ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो स्वर कहलाता है। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो तो स्वर क्या है, ऐसी ध्वनि है। स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो। स्वतंत्र रूप से होता हो अर्थात उसका उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं होती हो। तो ऐसी ध्वनियाँ किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण में ऐसी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, ऐसी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। या कह सकते हैं वे ध्वनियाँ या ऐसी ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो क्या कहलाएंगी, स्वर कहलाएंगी। बात करते हैं स्वर कितने। तो स्वर अभी हमने पढ़े थे, स्वर तो 11 होते हैं। स्वर की जो संख्या बताई गई है, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। तो हम बात करते हैं क्या सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, नेक्स्ट हम समझते हैं। तो स्वर तो 11 होते हैं परंतु 10 स्वर की मात्रा होती हैं। एकमात्र स्वर ए है जिसकी मात्रा नहीं होती, जिसकी मात्रा नहीं होती। तो ए की मात्रा नहीं होती है। स्वर हमारे 11 होते हैं और 11 में से एक की मात्रा नहीं है। तो कितनों की मात्रा होगी, 10 स्वर की मात्रा होती है। अब चलिए हम देखते हैं वो स्वर कौन से हैं
11 स्वर कौन से हैं और उन 11 स्वरों में किस किस की मात्राएं होती हैं और मात्राएं किस प्रकार की होती हैं। ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, आओ। ये हमारे 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, आओ। 11 स्वर होते हैं और 11 स्वरों में 10 की मात्राएं होती हैं। किसकी मात्रा नहीं होती? ए की मात्रा नहीं होती है। ए की मात्रा नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक हम ये आ, ई, ये बड़ी, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। जैसे के, का, की, कू, क्री, के, को, काओ। तो कै पे कोई मात्रा नहीं आई है। तो कितनी मात्राएं हमारी? 10 मात्राएं आती हैं। 10 मात्राएं आती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं।